डिफेंस मिनिस्ट्री शेयर्स कार्टून ऑफ गॉडेस काली, डिलीट्स ट्वीट आफ्टर बैकलैश फ्रॉम इंडिया। इंडिया के द्वारा जब आपत्ति जताई गई तो फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ए ट्वीट पोस्टेड बाय डिफेंस ऑफ यूक्रेनियन ऑफिस अकाउंट seeming depicting Indian goddess Kali morphed over a blast fume outrage netizens in India who have deemed it to be offensive and Hindu-phobic। मतलब ये माना गया कि तुम हिंदुओं से डर रहे हो, इसलिए हिंदू फोबिक इस तरह का काम कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी बातें हुई। तो अब जान लेते हैं कि क्या था उस तस्वीर में। तस्वीर कुछ इस प्रकार की थी साथियों जो बनाई गई थी। क्या है इस तस्वीर में? यहां पर आपको एक बादल दिखाई दे रहा है और उस बादल के ऊपर इस प्रकार से फ्यूम्स निकली हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने वर्क ऑफ आर्ट करके इसके साथ में इस पिक्चर को दिखाया। क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा इस पिक्चर को समझा देता हूं। ये ऑफिशियल पेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन यूक्रेन है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहले इस तस्वीर को समझ लेते हैं और फिर हम इस तस्वीर की व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, ये तस्वीर है एक आग के गोले की जिसके बाद उठी हुई धुआं की। ये कहां की है ओरिजिनली साथियों ये क्रीमिया की तस्वीर है। रिसेंटली आज से 2 दिन पहले क्रीमिया में एक ऑयल टैंक पर अटैक हुआ है। क्रीमिया वही यूक्रेन का हिस्सा जिस पर रूस ने अपना कब्जा किया हुआ है, उस पर यूक्रेन के द्वारा ड्रोन से ऑयल टैंक्स पर हमला किया गया। उन ऑयल टैंक्स पर हमले से वहां आग लग गई। हजारों टन ऑयल जो क्रीमिया में डिफेंस फोर्सेस के लिए रिजर्व था उसमें आग लग गई और उसके अंदर आग लगने से इस तरह से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब डिफेंस ने इस चीज को अपने द्वारा यह दिखाने के लिए कि क्या किया है तो उन्होंने इसे इस तरह से दिखाया। क्या दिखाया कि ये जो आग का गुबार है इसमें अगर आप नोटिस करें तो ये जो गले में माला पहनी हुई है नरमुंड की और गले में ये जो मुंह से रक्त की सी जो रक्त तप्त जिह्वा जो आपको दिखाई दे रही है, ये असल में गॉडेस काली है। काली मां की मतलब ये तस्वीर है और इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, अगर आप इस एक्शन को देखें तो ये जो एक्शन है असल में ये एक फिल्म कलाकार थी हॉलीवुड के अंदर। उन फिल्म कलाकार मुनरो नाम से थी, उनके नाम पर यह तस्वीर ड्रॉ की गई है। कैसे? तो मैं एक बार के लिए आपको वो तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ये 1954 के अंदर मुनरो नाम से एक कलाकार हुआ करती थी, मार्लिन मुनरो। उन कलाकार की तरह तो मार्लिन मुनरो एक यूएस की हॉलीवुड एक्ट्रेस थी और उनका यह पिक्चर है जिसमें वो अपना ये पोज संभालते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसके ऊपर बहुत सी जगह पर मतलब इनके स्कल्पचर्स भी लगे हुए हैं। इंग्लैंड में लगे हुए हैं, कैलिफोर्निया में लगे हुए हैं। इस स्कल्पचर वाली जो तस्वीर को आप देख रहे हैं ये मार्लिन मुनरो की 1954 की रियल इमेज है और इस मार्लिन मुनरो स्टाइल में देवी के साथ में यहां पर क्लाउड्स को दिखाया गया है। कुल जमा बात यह है कि इन्होंने इसे वर्क ऑफ आर्ट नाम दिया है, जिसमें मार्लिन मुनरो के स्थान पर देवी काली को दिखाया गया है और जिस प्रकार से मार्लिन मुनरो अपनी ड्रेस संभाल रही हैं उस तरह से इन्होंने यहां पर बादल दिखाए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सारे कैरेक्टर से परिचय। अब ये जानना जरूरी है कि मार्लिन मुनरो कौन थी, ये घटना क्या थी और इस प्रकार की घटना को करके इन्होंने क्या किया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंचन गुप्ता, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर सीनियर एडवाइजर हैं। इनके द्वारा यानी सरकार की तरफ से कंचन गुप्ता के नाम से ये ट्वीट आया और उसमें लिखा कि रिसेंटली यूक्रेन की जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वॉज इन दिल्ली टू सॉलिसिटाइज सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। भारत से सपोर्ट लेने के लिए ये सरकार की तरफ से जो बात करते हैं कंचन गुप्ता, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर सीनियर एडवाइजर हैं। इनके द्वारा यानी सरकार की तरफ से कंचन गुप्ता के नाम से ये ट्वीट आया और उसमें लिखा कि रिसेंटली यूक्रेन की जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वॉज इन दिल्ली टू सॉलिसिटाइज सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। भारत से सपोर्ट लेने के लिए ये सरकार की तरफ से जो एक मंत्री वो हैं मतलब सीनियर एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ उसके अंदर, तो इन्होंने लिखा कि हाल ही में यूक्रेन की तरफ से डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आई थी सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, बिहाइंड दैट फेकरी लर्क द रियल फेस ऑफ यूक्रेन गवर्नमेंट इंडियन गॉडेस मां काली हैज बीन कैरिकेचर्ड ऑन प्रोपेगेंडा पोस्टर।
एक तरफ तो तुम्हारी फॉरेन मिनिस्टर आकर के हमसे मदद मांगती है और दूसरी तरफ तुम्हारा रियल चेहरा निकलकर बाहर आता है कि तुमने इस प्रकार की हरकत की। दिस इज एन असॉल्ट ऑन हिंदू सेंटिमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एक तरह से समझिए कि सरकार की तरफ से अगर कोई व्यक्ति रिलेट कर रहा है तो उसका ये ट्वीट है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स हैं, जैसे ये नेशनल सेक्रेटरी एंड स्पोक पर्सन ऑफ आदिगुरु शंकराचार्य गुरुकुल करके कोई एक्टिविस्ट हैं। इनका कहना है, प्लीज टेक नोट ऑफ द डिफेमेटरी पोस्ट दैट शो मां काली इन बैड लाइट्स। इस प्रकार से ये ट्विटर बहुत सारे लोगों ने अपने द्वारा इस विषय पर प्रतिक्रिया दी है, ठीक है। मार्लिन मुनरो से कंपैरिजन करने पर, जो मार्लिन मुनरो, इसका मतलब यह कैरेक्टर हुआ कि ये मार्लिन मुनरो कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे तुलना करना अपने आप में डिफेमेटरी है, तो वो मार्लिन मुनरो के बारे में भी जान लीजिए। इनके बारे में यह जान लीजिए कि यह हॉलीवुड की अदाकारा थी और कैनेडी नाम से, जॉन एफ कैनेडी के नाम से अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए थे। उनके साथ इनके संबंधों के बारे में बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। जॉन एफ कैनेडी से इनके जो संबंध थे, इस विषय पर जब जानकारी उनके जो खुफिया लोग हैं, जो मतलब अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, उन्हें लगने लगी, तो कहते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इन्हें रहस्यमय तरीके से मार दिया था। यानी मुनरो की हत्या या मुनरो की जो मौत है वो आज तक एक बहुत बड़ी पहेली है। नेटफ्लिक्स पर इसके बारे में एक मतलब एक वेब सीरीज कह लीजिए या पिक्चर कह लीजिए, वो भी डली हुई है, रिसेंटली लास्ट ईयर ही अगर आई है, देखिएगा अगर समय मिले तो मुनरो जो है वो एक हॉलीवुड की ऐसी अदाकारा रही हैं जिनका हॉलीवुड की अदाकारा होने के साथ साथ वहां के राष्ट्रपति से जो है वो संबंध जोड़ के देखा गया है और इनकी मौत के पीछे भी कहा जाता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने इनको मार गिराया। ये ड्रग एडिक्ट थी और पता नहीं क्या क्या थी इनके बारे में, ठीक है। मतलब इनसे तुलना किया जाना, अदाकारी के नाम पर तो तुलना करने पर अदाकार जो हैं वो तो अदाकारी के लिए तो ये बेहतरीन थी, लेकिन जो इनसे तुलना है देवी काली की करना वो पूरी तरह डेरोगेटरी और डिफेमेटरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर तमाम प्रकार के आप ट्वीट्स देख सकते हैं और इन ट्वीट्स में लोगों का कुल मिलाकर गुस्सा फूटकर निकला है, ये बात सही है। और हां, मतलब जैसे स्वामी चक, ये प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं संत महासभा के, इनके द्वारा भी इस पर मांग की गई है कि यहां पर इसके खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई रैंडम इंडियन करके ट्विटर अकाउंट है जिसने भी इस प्रकार से काफी सारे ट्वीट्स लोगों से करवाए और ट्वीट्स करवा करके उन लोगों से इस विषय पर संज्ञान लेने के लिए कहा था, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने मतलब अपने द्वारा ये पूरी तरह से मुहिम चलाया था और इन्होंने फाइनली ये बताया कि अब देखिए ये पेज जो है वो गायब हो चुका है, यानी कि अब यह ट्विटर अकाउंट पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने ये ट्वीट हटा दिया तो उसके बाद में लोगों ने फिर इनकी अलग प्रकार से मजे लिए, कुछ इस प्रकार से कि एक कुत्ते की तरह है यूक्रेन जिसको धमकाया गया, तो धमकाने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से जाकर के छुप गया है, ठीक है। तो कहने का कुल जमा अर्थ ये है कि लोग अपने अपने तरह से इसकी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस विषय के बारे में सारी चर्चाएं चल रही हैं। अब सवाल बड़ा ये बनता है कि ठीक है, यूक्रेन ने कुछ किया, उसको बाद में हटा दिया, अब चर्चा शुरू होती है कि क्या वाकई में विदेश मंत्री भारत आई थी क्या? बिल्कुल आई थी। एक एक करके अब उन पहलुओं को जान लेते हैं। ये तो घटना हुई, अब घटना के साथ साथ जुड़े हुए पहलू जान लेते हैं, इस क्रीमिया ब्लास्ट के बारे में जान लेते हैं और जो रिसेंटली यूक्रेन में हुई गतिविधियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, यहां पर आपको एक हम न्यूज की कटिंग दिखा रहे हैं, अपनी पाठशाला पर ही डाली थी आज से 2 हफ्ते पहले, जिसमें हमने बताया था कि यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया आई हुई हैं और उन्होंने आकर के, इनका नाम जापारोवा था, और ये इंडिया आकर के कुछ मांग की थी इंडिया से। एक कि हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज दो, आप यहां पर देख सकते हैं इन्होंने हमसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी मांगी थी, और G20 के लिए आप G20 की जो बैठक करने वाले हैं उसमें जेलेंस्की को आप बुला लें, ये भी इन्होंने मांग की थी, ठीक है। तो ये 2 मांगे इनकी थी। तो इन मांगों में से इंडिया ने इनके लिए सहायता में कि हां भाई ठीक है इन्होंने मदद मांगी है, तो इंडिया ने अपनी तरफ से इन्हें, मतलब इन्होंने पहले यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को बुलाने के लिए बात कही और दूसरा फिर जब सहायता मांगी तो इंडिया ने, देख सकते हैं आप 14 अप्रैल की ये कटिंग देख रहे हैं जिसमें इंडिया ने इनको कुछ स्कूल बसेस जो हैं वो यूक्रेन भेजी हैं
ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर, कि तुम्हारी सहायता करने के नाम पर इंडिया अपनी तरफ से आपको बसेस भेज रहा है ताकि आपके वहां पर उनका उपयोग किया जा सके। तो इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ मदद इनके आने के बाद में भेजी भी है। ये तो भारत का जेस्चर हुआ, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, कि ठीक है तुम मदद मांगने आए थे तो हमने मदद कर दी। लेकिन इस फोटो के बाद से ये जो पूरी कहानी हुई है, ये तो निश्चित ही बहुत ही बड़ी मतलब इनकी गुस्ताखी है। इस गुस्ताखी की शुरुआत कहां से होती है, अब वो जान लीजिए। असल में क्या हुआ कि 30 अप्रैल के दिन रशिया ब्लेम्स यूक्रेन ड्रोन अटैक फॉर मेजर क्रीमिया फ्यूल डिपोट फायर। मतलब 30 अप्रैल यानी कि कल के दिन क्या हुआ, उस हिस्से पर जो पहले यूक्रेन का हुआ करता था क्रीमिया नाम से, जिस पर 2014 में रशिया का कब्जा हो गया, उस क्रीमिया वाले हिस्से पर रशियन फोर्सेस के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। आपको यह मालूम होगा, जिसकी वजह से G8 सदस्यों ने रूस को अपने में से बाहर निकालकर G7 का निर्माण किया था। तो यह वाला जो क्रीमिया है ना, इस क्रीमिया के ऊपर रूस ने ब्लेम किया यूक्रेन को कि यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक करके यहां उसके ऑयल टैंकर फोड़ दिए हैं। तो ये देखिए वो तस्वीर का ओरिजिन यहां से है। ये ऑयल डिपो है, इसमें आग लगी है और इस आग लगने से इस प्रकार से धूल का गुबारा उठता हुआ आपको दिख रहा है। इस धूल के गुबारे से या फिर ये धुआं जो दिखाई दे रहा है उससे यह संरचना बनकर आई है और इसी संरचना को यूक्रेन के द्वारा या डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसे शो किया जा रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और इसी में उन्होंने देवी काली की मतलब जो पिक्चर है वो यहां पर प्रेजेंट करके दिखाई है। ठीक है, तो आपको यह कहानी का ओरिजिन समझ में आया। अब सवाल में आया कि भाई क्रीमिया के ऊपर इस प्रकार से यूक्रेन के अगर ड्रोन्स ने हमला किया है तो यह तो रशिया के लिए एक बड़ी हार कंसीडर किया जाना चाहिए। नहीं, इसके पीछे की एक कहानी है, वो क्या है अब वो भी जान लीजिए। देखिए इसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो मतलब इन्होंने ऑयल टैंकर फोड़े, ये क्यों फोड़े, क्योंकि असल में यूक्रेन के इस क्रीमिया वाले इलाके के पीछे की तरफ ये वाला जो ब्लैक सी वाला क्षेत्र है, देखो ये तो क्रीमिया रहा और ये जो पूरा ब्लैक सी वाला क्षेत्र है, यहां पर रशिया की फोर्सेस खड़ी हैं जहाज के अंदर, जहाज ले लेकर के रशिया के मतलब लड़ाकू वो खड़े हुए हैं, नेवल जहाज खड़े हुए हैं। तो असल में उन्हें फ्यूल क्रीमिया से मिलता है। तो एक प्रकार से क्रीमिया के अंदर ही फ्यूल टैंक पर अगर हमला हो जाएगा तो फिर इन जहाजों के लिए तेल की दिक्कत हो जाएगी। इसके साथ इन्होंने यह कार्रवाई की। अब सवाल बड़ा बनता है, रशिया इस प्रकार से बैठकर देखता रहेगा क्या? असल में ऐसा नहीं है, इसके पीछे की भी एक कहानी है। वो क्या है, रशिया ने 29 अप्रैल को, यानी कि सब चीजें ऐसे ही चल रही हैं, लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद रूस ने एक साथ परसों यानी 29 अप्रैल को बहुत सारी मिसाइलें जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर दाग दी। और देखो आपको ये तो मालूम है कि यूक्रेन का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन बाकी जो बसा हुआ हिस्सा है जैसे ये कीव, लीव, ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र यूक्रेन के कब्जे में है। अभी रूस ने क्या किया, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है जिसे आप पश्चिमी यूक्रेन का मेजर हिस्सा कह सकते हैं, इसमें जहां किसी को अपेक्षा नहीं थी वहां जाकर मिसाइलें दाग दी। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं 26 लोग मारे गए जिनमें से 5 बच्चे थे। ये आपको मिसाइलों की तस्वीरें दिखाई दे रही है कि कहां जाकर मिसाइलें गिरी और एक रिहायशी बिल्डिंग पर जाकर के वो गिरी थी। आप यहां पर देख सकते हैं 26 लोगों के मारे जाने की खबर आई और सुना कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें जो हैं वो रूस के द्वारा 29 तारीख को चलाई गई। और कहां पर चलाई गई, कौन से क्षेत्रों में गिरी, तो यहां पर ये जो ओमान नामक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहां पर जाकर के ये मिसाइलें गिरी हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रूस के द्वारा मिसाइलें उन क्षेत्रों में चलाई गई जहां पर अपेक्षा भी नहीं थी कि यहां मिसाइल आकर गिर सकती है। तो ऐसी स्थिति में इनके मिसाइल चलाने से यह रिटेलिएशन चल रहा था। रूस ने चलाई यहां पर, तो फिर क्रीमिया पर मतलब एक प्रकार से इन्होंने जेलेंस्की ने करके यहां पर बम चला दिया। तो कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच में लफड़ा चल रहा है। फिर हमको क्यों आया बीच में, हमारा नाम बीच में कैसे आ गया, आपको मालूम ही है। हर बार जब एक चीज निकल कर आती है कि रूस के पीछे कौन खड़ा है, तो नाम केवल 2 ही लोगों का नाम आता है, एक इंडिया का और एक चीन का। इंडिया की तरफ से कहा जाता, मतलब लोगों का मानना यह है कि रूस ने इंडिया को इतना ऑयल सप्लाई कर दिया है
कि उससे उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन आ गया है, इतना धन आ गया है कि वो आराम से युद्ध को कंटिन्यू कर सकता है। रही सही कसर चीन ने पूरी कर दी है। तो रूस और मतलब इंडिया और चीन मिलकर के पर्याप्त मात्रा में रूस के एक प्रकार से फाइनेंसर हो रखे हैं। इस वजह से तो यूक्रेन वालों ने क्या किया, हमें पिंच करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को खूब मना लिया कि भाई आप लोग मान जाओ हमारे साथ आ जाओ, नहीं आया, इंडिया ने कुछ भी उनके साथ नहीं माना। तो अब अपनी वो असलियत पर उतर रहे हैं। असलियत पर क्या उतर रहे हैं, यूक्रेन की असलियत क्या है वो तो मैं अगले क्वेश्चन में भी बताने वाला हूं, अगले सेशन में भी बताने वाला हूं, लेकिन इसमें उन्होंने हमको भी इसीलिए मतलब टीज करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। मार्लिन मुनरो कौन है ये मैंने आपको बता दिया, बाकी डिटेल में आप अगर जाएंगे तो गूगल पर आपको एक ही चीज बार बार मिलती है कि मार्लिन मुनरो जब मरी थी तो इनके बारे में आज तक यही कयास लगाए जाते हैं कि ये कैसे मरी थी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाए। जॉन एफ कैनेडी से इनके संबंध थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे 35वें, उनके कारण इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं, आप चाहें तो नेटफ्लिक्स पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूक्रेन के साथ में सवाल यह 2014 के अंदर कहां पर हमला हुआ था, तो क्रीमिया में।